कहानी बनारस के पास बसे एक छोटे से गांव चंद्रपुर में रहने वाले कैलाश की है। चंद्रपुर इन दिनों सफेद और घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था। कैलाश अपनी पत्नी सावित्री और 3 साल की मासूम बेटी लाली के साथ एक पुराने और जर्जर मिट्टी के घर में रहता था। उसे पूरे गांव का सबसे निर्धन व्यक्ति माना जाता था। इसके पीछे की वजह बहुत ही दुखद थी। कैलाश के माता पिता का स्वर्गवास काफी समय पहले हो चुका था और उनकी जो भी पुश्तैनी जमीन और संपत्ति थी वह सब उसके बड़े भाई जगन्नाथ ने धोखे से अपने नाम करवा ली थी। इसी कारण कैलाश एक टूटे फूटे घर में रहता था जिसकी दीवारों में दरारें थीं और वह दिन भर कड़ी मेहनत व मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। कड़ाके की ठंड के इस मौसम में मजदूरी करके भी वह बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की सूखी रोटी का जुगाड़ कर पाता था। उसके पास कभी इतने पैसे नहीं बचते थे कि वह उस घर की मरम्मत करवा सके जिसकी छतों से बर्फीली हवाएं भीतर आ जाती थीं। एक दिन जब कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं दिख रहा था, सावित्री कुएं पर पानी भरने पहुंची, जहां गांव की कुछ संपन्न औरतें पहले से मौजूद थीं। सावित्री को देखते ही उनमें से एक औरत नागभौं चढ़ाकर ऊंची आवाज में चिल्लाई, अरे ओ दरिद्र, तू फिर यहाँ पानी लेने आ गई? देख नहीं रही कितनी ठंड है और तू यहीं खड़ी है। कहीं हमारे साफ मटकों को अपने गंदे हाथों से अपवित्र मत कर देना। जब हम यहाँ से चली जाई तभी कुएं के पास आना, समझी ना? बेचारी सावित्री उन घमंडी औरतों के सामने एक शब्द भी नहीं बोल पाई। वह ठंड से कांपती हुई एक कोने में खड़ी रही और उनके जाने के बाद चुपचाप पानी भरकर अपने घर लौट आई। घर पहुंचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और उदास मन से उसने कैलाश से कहा, अजी, हमारी ऐसी क्या गलती है कि गांव के सब लोग हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं? आखिर हमने ऐसा क्या पाप किया है कि मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए कुएं से शांति से पानी तक नहीं भर सकती? क्यों मुझे इन लोगों के मटकों को छूने तक नहीं दिया जाता? कैलाश ने सावित्री को तसल्ली देते हुए बोला, अरे भाग्यवान, तुम इन बातों की फिक्र मत करो, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। तुम देख लेना, जो लोग आज हमसे कतराते हैं वही एक दिन हमसे मिलने को तरसेंगे। बस भरोसा रखो, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। लाओ भाग्यवान, अब खाना लगा दो, पेट में भूख की आग लगी है और फिर मुझे काम पर भी जाना है। कैलाश न केवल एक मेहनती मजदूर था बल्कि वह सोने जैसे दिल का इंसान भी था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने और सबका भला करने के बारे में ही सोचता था। खाना खाकर उसने कहा, ठीक है भाग्यवान, अब मैं काम के लिए निकलता हूँ। तुम अपना और लाली का ख्याल रखना। सावित्री ने भी जवाब दिया, जी, आप भी अपना ध्यान रखिएगा और अंधेरा होने से पहले घर लौट आइएगा। इतना कहकर कैलाश कोहरे के बीच काम पर निकल पड़ा। जब वह जोरावर सिंह ठेकेदार के यहाँ पहुँचा तो उसे थोड़ी देर हो चुकी थी। जोरावर सिंह उसे देखते ही आग बबूला हो गया और बोला, क्या बात है कैलाश, आज इतना लेट क्यों आ रहा है तू? कोहरे और ठंड का बहाना मत बनाना। मालिक, वो ठंड बहुत थी और जोरावर सिंह ने बात काटते हुए सख्ती से कहा, अब ज्यादा ये वो मत कर, चुपचाप जाकर काम पर लग जा। अगर दोबारा इतनी देरी से आया तो काम से छुट्टी कर दूंगा, फिर बैठना घर पर, समझा ना? कैलाश ने सिर झुकाया और चुपचाप काम में लग गया। दोपहर के समय उसने हिम्मत बटोरी और ठेकेदार के पास जाकर बोला, मालिक, आज कुछ पैसे एडवांस दे दीजिए, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। घर का राशन खत्म है और छत की दरारों को भरने के लिए कुछ सामान लाना है, वरना मेरी बेटी ठंड से बीमार हो जाएगी। जोरावर सिंह ने कड़क आवाज में कहा, अरे कैलाश, मैंने कल ही तेरा हिसाब देखा था। तेरे ऊपर पहले से ही 1500 रुपए का बकाया चल रहा है। पहले उन पैसों को काम करके चुका, फिर एडवांस की बात करना। अभी एक पैसा भी नहीं मिलेगा। जोरावर सिंह की डांट सुनकर कैलाश की आंखों में बेबसी के आंसू छा गए, पर उसने खुद को संभाला और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, मालिक, आप जरा भी फिक्र मत कीजिए, मैं दिन रात एक कर दूंगा।
इस कड़ाके की ठंड में भी दुगनी मेहनत करूंगा और आपका जितना भी बकाया है सब पाई पाई चुका दूंगा। बस इस बार थोड़ा सा एडवांस दे दीजिए मालिक। घर में खाने को दाना नहीं है और ठंड इतनी बढ़ गई है कि घर की दरारों से आती बर्फीली हवा के कारण मेरी लाली रात भर सो नहीं पाती। कैलाश की आंखों में सच्चाई और बेबसी देखकर पत्थर दिल जोरावर सिंह का मन थोड़ा पसीज गया। उसने झिझकते हुए कुछ नोट कैलाश की ओर बढ़ा दी। कैलाश के मुरझाए चेहरे पर चमक आ गई और उसने गदगद होकर कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। भगवान आपकी लंबी उम्र करे। ठेकेदार से पैसे लेकर कैलाश फौरन बाजार की ओर भागा। उसने जल्दी जल्दी आटे की पोटली, थोड़ी दाल और कुछ जरूरी राशन खरीदा। साथ ही उसने घर की खिड़कियों और छत की दरारों को ढकने के लिए कुछ टाट के बोरे और मोटे कपड़े का भी इंतजाम किया। राशन का भारी सामान कंधे पर लादकर कैलाश अब भी घर के रास्ते पर कुछ ही दूर चला था कि तभी घने सफेद कोहरे के बीच उसे एक कांपती हुई आवाज सुनाई दी। रास्ते के किनारे एक बूढ़ी अम्मा फटे पुराने चिथड़ों में लिपटी ठिठुरती हुई बैठी थी। ठंड के मारे उनकी हालत खराब थी। कैलाश को देखते ही उन्होंने धुंधली आंखों से उसकी ओर हाथ फैलाया और रुंधे गले से बोली, बेटा, क्या कुछ खाने को मिलेगा? कई दिन बीत गए हैं, पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया। ऊपर से यह जानलेवा ठंड मेरी बूढ़ी हड्डियों को गलाए जा रही है। लगता है आज मेरी सांसें जवाब दे जाएंगी। कैलाश के कदम वहीं रुक गए। उसने एक पल अपने भूखे परिवार के बारे में सोचा और दूसरे ही पल उस बेसहारा वृद्धा की ओर देखा। उसका कोमल हृदय पिघल गया। उसने बिना किसी संकोच के सारा राशन और घर की मरम्मत के लिए बचाए हुए बाकी पैसे उस बूढ़ी अम्मा की झोली में डाल दिए। कैलाश ने नरमी से कहा, ये लो अम्मा, ये राशन आप रख लीजिए और ये कुछ पैसे हैं, आपके काम आ जाएंगे। बूढ़ी अम्मा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कांपते हुए कहा, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। जिंदगी ने ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां ना हिम्मत साथ दे रही है, ना हाथों में ताकत बची है। घर में कमाने वाला कोई नहीं और ये बूढ़ा जिस्म अब मेहनत के काबिल नहीं रहा। मजबूरी ऐसी है कि पेट की आग बुझाने के लिए हाथ फैलाने पड़ रहे हैं, वरना कौन अपनी इज्जत नीलाम करना चाहेगा। कैलाश ने नम आंखों से कहा, अरे अम्मा जी, जरूरतमंदों और असहायों की मदद करना तो हम सबका कर्तव्य है। अच्छा तो ठीक है अम्मा, अब मैं चलता हूं, अपना ध्यान रखिएगा। इतना कहकर कैलाश खाली हाथ पर एक संतोषी मन के साथ अपने घर की ओर चल पड़ा। रात होते होते कैलाश घर पहुंचा। घर के दरवाजे पर खड़ी सावित्री उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सावित्री ने चिंतित होकर पूछा, अजी, आज तो बहुत देर कर दी आने में। क्या हुआ? कहाँ रुक गए थे? कैलाश अपनी पत्नी सावित्री को रास्ते की सब बातें बताता है। सावित्री बोली, लाली के बापू, यह तो बहुत पुण्य का काम किया है आपने। हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। चलो आओ, आप बहुत थक गए होंगे, थोड़ा आराम करो, मैं आपको खाना लगा देती हूँ। वे सब खाना खाकर सो जाते हैं। रात्रि अपने गहरे सन्नाटे में डूबी थी कि तभी अचानक मौसम ने अपनी करवट बदल ली। जो कोहरा अब तक शांत था वह अचानक भीषण शीतलहर में तब्दील हो गया। तेज बर्फीली हवाओं के साथ आसमान से पाला गिरने लगा, जैसे कोई दैवीय शक्ति अपना प्रचंड रूप दिखा रही हो। कड़ाके की ठिठुरन ऐसी थी जैसे कुदरत ने अपना सारा रोष धरती पर बर्फ बनकर उंडेल दिया हो। ठंड इतनी तेज थी कि कैलाश के कच्चे घर की जर्जर छत और दीवारें उसे रोक नहीं पा रही थी। दरारों से बर्फीली हवा किसी तीर की तरह अंदर घुस रही थी और पूरा घर बर्फ के बक्से की तरह ठंडा हो गया था। जब वह कांपती ठंड कैलाश की हड्डियों तक पहुंचने लगी तब उसकी आंख खुली। कैलाश हड़बड़ाकर उठ बैठा और चिल्लाया, हे भगवान, ये क्या हो गया? पूरा घर ही बर्फ जैसा जम गया है। सावित्री, ओ सावित्री, उठो। अरे ओ भाग्यवान, जल्दी उठो। देखो लाली ठंड से कैसी नीली पड़ रही है। लाली सिसकते हुए बोली, हाय बापू, मम्मी, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। हवा इतनी तेज और कड़कती ठंड है कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये छत हमारे ऊपर ही न गिर जाए। कैलाश ने कहा, लाली ठीक कह रही है भाग्यवान।
लेकिन इतनी शीतलहर और ठंड में हम अपना इतना सारा सामान लेकर कहाँ जाएंगे? अजी, जान बची तो लाखों पाए। मैं कह रही थी कि जो भी जरूरी सामान है उसे किसी बोरी में भरकर आपके बड़े भैया के यहाँ चलें। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो। चलो, सारा सामान किसी बोरी में भरकर जगन्नाथ भैया के यहाँ। ठिठुरन बहुत तेज है, हवा भी जोर जोर से चल रही है। मुझे नहीं लगता ये कच्ची छत अब सुबह तक संभाल पाएगी। वे दोनों और उनकी बच्ची अपनी जरूरत का सारा सामान लेकर उस भयंकर हवा और ठंड में जैसे तैसे करके जगन्नाथ के घर तक पहुंच जाते हैं। कैलाश ने कांपते हाथों से अपने भाई जगन्नाथ के घर का दरवाजा खटखटाया। जगन्नाथ भैया, ओ बड़े भैया, दरवाजा खोलिए। जगन्नाथ ने गुस्से में दरवाजा खोला। अरे कैलाश, तू इतनी रात में यहाँ क्यों आया है और दरवाजा इतना जोर जोर से क्यों बजा रहा है? क्या तोड़कर ही मानेगा? अरे भैया, आपको तो मेरे घर का हाल पता ही है। छत कमजोर है और दीवारों से बर्फीली हवा अंदर आ रही है और बेटी की तबीयत खराब है और हवा इतनी तेज है कि हमें डर लग रहा है कि छत कहीं गिर न जाए। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। हो सके तो रात हमें अपने घर के किसी कोने में ठहर जाने दीजिए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जगन्नाथ ने चिल्लाकर कहा। मैं तुझ जैसे फटीचर को अपने घर में हरगिज जगह नहीं दे सकता। तुम्हारा यह कबाड़ जैसा सामान और मेरे पक्के घर में? नहीं नहीं नहीं, जाओ कहीं और ठिकाना ढूंढो। बेचारा कैलाश इसी तरह कई घरों के दरवाजे खटखटाता है, लेकिन उस कड़ाके की ठंड में किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। आखिरकार वह थक हारकर अपनी बेटी और पत्नी के साथ अपने घर के सामने वाले एक पुराने टूटे फूटे घर में, जिसमें कोई नहीं रहता था, उसके नीचे बैठ जाता है। वहाँ वे आग जलाते हैं और ठिठुरते हुए सुबह होने का इंतजार करते हैं। कैलाश बोला, यह कैसी परीक्षा ले रहे हो ऊपर वाले? देख रही हो भाग्यवान, हमारे अपने भी इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ नहीं दे रहे। अजी, आप चिंता मत कीजिए। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी हमारा भी अच्छा समय आएगा। बस आप धैर्य बनाए रखें। अरे भाग्यवान, पूरी जिंदगी से धैर्य ही तो रखे हुए हैं, अब और कितना धैर्य रखें? अजी, आप बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो, वह सब ठीक कर देंगे। उनके घर देर है, अंधेर नहीं। कैलाश और उसका परिवार उस टूटे हुए घर के नीचे आग के सहारे सुबह होने का इंतजार करते हैं। सुबह होते ही ठंड और हवा थोड़ी कम होती है। वे अपना सामान लेकर घर जाते हैं और देखते हैं कि उनके घर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। कैलाश बोला, देखो भाग्यवान, घर का कैसा हाल हो गया है और न ही अब हमारे पास खाने को कुछ बचा है। घर की मरम्मत और बेटी की दवा पानी के लिए मुझे तुरंत कुछ काम देखना होगा। अजी हाँ, छत की हालत ऐसी हो गई है कि अगली ठंड और हवा पानी नहीं झेल पाएगी। हमें मरम्मत करनी ही होगी। कैलाश काम की तलाश में घर से चल पड़ता है। सबसे पहले वह ठेकेदार जोरावर सिंह के यहाँ जाता है। जोरावर सिंह बोला, भीषण ठंड और कोहरे की वजह से सारा काम ठप पड़ा है। ठंड के कारण मजदूर भी नहीं आ रहे हैं और मेरा काम भी बंद है। फिलहाल तुम कोई और काम देखो। कैलाश दिन भर कोहरे में भटकता है, लेकिन कड़ाके की ठंड की वजह से उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। बेचारा कैलाश दुखी मन से वापस अपने घर की ओर लौट आता है। काम की तलाश करते करते कैलाश के यूं ही कुछ महीने बीत जाते हैं। कुछ समय बाद उसके गांव से कुछ ही दूरी पर स्थित प्रयागराज में महाकुंभ का विशाल मेला लगता है। तभी एक श्रद्धालु रास्ता भटककर अपनी बैलगाड़ी से कैलाश के गांव में आ जाता है। अचानक मौसम फिर करवट लेता है और कड़ाके की ठंड के साथ बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं। रास्ता पथरीला था और घने कोहरे के कारण धुंधला दिखाई दे रहा था। इसी वजह से उस श्रद्धालु की गाड़ी एक गहरे गड्ढे में फंस जाती है। उसने गाड़ी निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन गाड़ी टस से मस नहीं हुई। मजबूर होकर वह मुसाफिर चिल्लाया, अरे धत तेरी की, बैलगाड़ी को भी अभी ही फंसना था क्या? ऊपर से ये जानलेवा ठंड।
तभी वहां से कुछ गांव वाले गुजर रहे थे। उसने उनसे मदद मांगी। भाइयों, मेरी मदद करो। गांव वाले बोले, नहीं नहीं, इतनी ठंड में हाथ बाहर निकालने की हिम्मत नहीं है। हम क्या मदद करेंगे, तुम किसी और को देख लो। वह आदमी सबको आवाज लगाता है लेकिन कोई भी रुकता नहीं। तभी कैलाश उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। उसने देखा कि एक बैलगाड़ी गड्ढे में फंसी हुई है। वह पास जाता है और कहता है, क्या हुआ साहब, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? मुसाफिर बोला, हाँ भाई, कोई मदद के लिए तैयार ही नहीं है। ये ठंड और परेशानी बढ़ा रही है। आप बैलगाड़ी में बैठिए और मैं पीछे से धक्का लगाता हूँ। कैलाश भगवान के नाम लेकर अपनी पूरी ताकत लगाकर धक्का लगाता है तो बैलगाड़ी गड्ढे से बाहर निकल जाती है। मुसाफिर उतरकर कैलाश के पास आता है और कहता है, तुम कौन हो भाई? किसी ने मदद नहीं की, सिर्फ तुमने ही साथ दिया। कैलाश बोला, मेरा नाम कैलाश है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। वैसे आप कौन हो साहब? मुसाफिर बोला, मेरा नाम विक्रम है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। वहाँ मेरा बड़ा कारोबार है। यहाँ महाकुंभ के लिए आया था, लेकिन ज्यादा कोहरा और ठंडी हवाओं की वजह से रास्ता भटक गया। कैलाश बोला। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है भाई साहब। विक्रम ने कहा, कैलाश भाई, तुमने मेरी बहुत मदद करी, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हवा अभी हल्की रुक चुकी है, अब मैं चलता हूँ। अरे भाई साहब, यहाँ से राजस्थान का सफर तो बहुत लंबा है और रात भी होने वाली है, और इतनी ठंड में आप कहाँ रुकोगे? कैलाश उन्हें अपने घर चलने का आग्रह करता है। विक्रम उसकी बात मान लेते हैं और वे दोनों बैलगाड़ी में बैठकर कैलाश के घर की ओर चल पड़ते हैं। कैलाश विक्रम को अपने घर लेकर आता है। कैलाश की पत्नी सावित्री उनका स्वागत करती है। विक्रम चारों ओर नजर दौड़ाकर देखते हैं तो उनका मन बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि कैलाश का घर पुराना, मिट्टी से बना और टूटा फूटा था, जिसकी छत भी लगभग टूट चुकी थी। विक्रम ने पूछा, वैसे तुम काम क्या करते हो? अरे क्या बताऊं साहब, कब से काम की तलाश में भटक रहा हूं, मगर काम कहीं मिलता ही नहीं है। जैसे तैसे मजदूरी करता था, लेकिन ठंड और कोहरे ने वह भी छीन लिया। कैलाश उन्हें सारी कहानी सुनाता है। विक्रम बोले, अरे भाई, ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया, लेकिन तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तभी सावित्री बोली, चलिए जी, मैंने खाना लगा दिया है। वे सब लोग खाना खाते हैं और रात होते ही सो जाते हैं। सुबह उठते ही विक्रम कैलाश से कहते हैं, कैलाश भाई, तुमने मेरी इतनी मदद की, इसके लिए दिल से धन्यवाद। अब तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अच्छा काम दूंगा। कैलाश ने हैरान होकर पूछा, क्या सच में? क्या आप मुझे काम देंगे साहब? हाँ कैलाश भाई, मेरे पास बहुत सारे काम हैं, और वैसे भी मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो बहुत मेहनती और ईमानदार हो। मेरे हिसाब से तुमसे ज्यादा कोई भी मेहनती नहीं हो सकता। चलो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अच्छा घर और काम दूंगा। उस आदमी की बात सुनकर कैलाश और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। कैलाश और उसका परिवार सारा सामान लेकर उनकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। वह आदमी उन्हें शहर ले जाता है और रहने के लिए एक अच्छा सा घर देता है, जिसमें सारी सुख सुविधाएं थीं। कैलाश अब उस आदमी के साथ काम करने लगा और अपनी मेहनत और ईमानदारी से जल्द ही तरक्की करने लगा। कुछ ही सालों में उसने विक्रम की सहायता से खुद का व्यापार खड़ा कर लिया और वह एक बड़े गोदाम का मालिक बन गया। एक दिन कैलाश ने विक्रम से कहा, भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप उस दिन मुझे अपने साथ यहाँ नहीं लेकर आते तो पता नहीं आज मेरी जिंदगी कैसी होती। कैलाश भाई, यह तो तुम्हारी मेहनत का फल है। मैंने तो बस अपना कर्म किया, बाकी सब तो ऊपर वाले की कृपा है। अगले ही दिन कैलाश अपनी बैलगाड़ी लेकर अपने गांव पहुंच जाता है। उसे देखकर पूरा गांव हैरान रह गया।
गांव वाले कहने लगे, अरे ये तो कैलाश है, वही कैलाश जो कभी मजदूरी करता था। हाँ, और देखो कैसी बड़ी बैलगाड़ी में आया है। लगता है अब कोई बड़ा आदमी बन गया है। कैलाश ने सबकी ओर देखा और कहा, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब किसी ने साथ नहीं दिया। आज जब मैं सफल हूं तो सब सम्मान देने आ गए। क्या इंसान की इज्जत सिर्फ उसके पैसे से होती है? कैलाश की बातें सुनकर सारे गांव वाले शर्मिंदा थे। उसका भाई जगन्नाथ, जिसने कभी उसे अपने घर में सामान रखने से मना किया था, वह उसके पास आया और बोला, भाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। दौलत की लालच में मैं अंधा हो गया था। अगर तुम मुझे माफी नहीं दोगे तो हम चैन से नहीं जी पाएंगे। तुम्हारे जाने के बाद हम ठीक से सो भी नहीं पाए। कृपया मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं भाई, असली रिश्ते पैसों से नहीं, एक दूसरे की मदद, प्रेम और भरोसे से बनते हैं। कैलाश अपने भाई और सभी गांव वालों को माफ कर दिया। इसके बाद कैलाश ने गांव में एक बड़ा कुआं, एक स्कूल और एक धर्मशाला बनवाने की घोषणा की, ताकि कोई और गरीब इंसान भूखा न सोए और किसी बच्चे की पढ़ाई सिर्फ गरीबी की वजह से न रुके। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।